हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं सौरभ यादव आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं मैथ को कैसे तैयार करना है। जो सीपीओ वाले बच्चे हैं वो मैथ को इग्नोर करके चलते हैं कि मैथ कम कर लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। आज मैं आपको हर चीज डिटेल में बताने वाला हूं। जिनका दिल्ली एसआई टारगेट है या जो चाहते हैं कि सीपीओ में जॉब मिले या एसएससी की कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और मैथ से आपको डर लगता है, तो आज के बाद आपका वो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप 30-40 नंबर पे अटके हुए हैं, 20-40 नंबर आपके फंसे हुए हैं। कई बार क्या होता है 30-32 नंबर आने लग जाते हैं और उससे ऊपर इंक्रीज ही नहीं होते मार्क्स। सारी समस्याओं का समाधान बताने वाला हूं। एक एक चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जो मैंने खुद इंप्लीमेंट करी है और लोगों के साथ हमने गाइडेंस बैचेज में इंप्लीमेंट करी है और सिलेक्शन निकाले हैं। ठीक है, ये हमारा 5000 एमसीक्यू बैच है जिसमें मैं खुद आपको मैथ रीजनिंग करा रहा हूं। अगर आपको मैथ रीजनिंग से डर लगता है, एक बार डेमो देख के देखिए, आपका हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं सीपीओ में। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथ में 50 में से 50 मार्क्स कैसे लाएं। बिल्कुल पेशेंस के साथ 15-20 मिनट अगर आप मेरे को सुनेंगे तो जो आपका लाइफ टाइम के लिए डाउट्स है, किस टीचर से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, सर 30-40 नंबर आ रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे, 15-20 नंबर पे फिक्स हो जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है। दूसरा, बूस्ट कैसे करने हैं। जो अगर आप मान लो आज 35 नंबर आ रहे हैं और आपका एचसीएम का पेपर है, या मान लो 1 महीने बच गया सीपीओ का, तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी मार्क्स को बूस्ट कैसे करना है, अपने नंबर को बढ़ाना कैसे है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आगे चलते हैं, आ जाओ। सबसे पहली चीज सीपीओ। सीपीओ के अंदर जो मैथ आता है वो दोनों आते हैं। आपकी अरिथमेटिक मैथ भी आता है और अरिथमेटिक मैथ भी आता है और एडवांस मैथ भी आता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और बिल्कुल 50 में से 50 100% आएंगे। मेरे सीएचएसएल में हर बार, सीजीएल में, सीपीओ में हमेशा 50 आउट ऑफ 50 आए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि मैंने ये स्टेप्स को फॉलो किया है। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपको किसी से लड़ना है, अगर आपको अपने दुश्मन से लड़ना है, तो उसकी कमजोरियां समझनी पड़ेगी, उसकी ताकत समझनी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूं अरिथमेटिक मैथ की कमजोरी और ताकत और एडवांस मैथ की। देखो, ये मैथ है, ये सरल स्वभाव का है। जैसे अपने घर में आप पशु रखते हैं, मान लो कोई एनिमल पाल रखा आपने, पेट एनिमल है, आपके पास गाय है, भैंस है, या किसी के पास डॉगी हो सकता है, कुछ भी पेट एनिमल है, तो अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कुछ क्या होते हैं किसी के साथ भी ढल जाते हैं, किसी के भी स्वभाव के अनुरूप ढल जाते हैं। कुछ क्या होते हैं अड़ियल स्वभाव के होते हैं। तो जो अड़ियल स्वभाव है वो है एडवांस मैथ का। इसको बार बार टोकना पड़ेगा, आपको बार बार निकालना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। और जो सरल स्वभाव है वो है अरिथमेटिक मैथ का। आपको एक बार अगर आपने कर लिया, ढंग से कर लिया 1-2 बार, तो आपको समझ में आने लग जाएगा और हर रिवीजन के बाद आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होगा, और हर दूसरे तीसरे रिवीजन के बाद तो आपको ऐसा लगेगा अरिथमेटिक तो हलवा है। समझ पा रहे हैं? तो ये है अरिथमेटिक मैथ। आपको एक बार समझना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ आपको समझना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, लेकिन इसमें आपको हर स्टेप पता होना चाहिए ऑलरेडी। कोई भी नया क्वेश्चन आता है, कोई मैं क्यों ना हूं, कोई टीचर क्यों ना है, अगर एडवांस मैथ का क्वेश्चन है उसको 1-1.5 मिनट लगेंगी, ये चीज आप समझ लो। लास्ट में हम मॉक टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट में आपको कैसे क्या कुछ करना चाहिए, मॉक टेस्ट में कैसे मैथ को अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपके 2 नंबर भी आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो भी मैं आपको बताऊंगा उन 10 नंबर से 30 पे कैसे जाएं, फिर 30 से 50 पे कैसे जाएं। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। ये आपको दोनों मैथ समझ में आ गए कि इसको प्रैक्टिस करोगे हर रिवीजन के साथ, ये आपका इंप्रूव होता जाएगा। और अगर रिवीजन में गैप भी आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अरिथमेटिक मैथ आपका ही रहेगा हमेशा। लेकिन एडवांस मैथ ऐसा नहीं है, अगर आपके रिवीजन में गैप आ जाता है तो एडवांस मैथ आपका साथ छोड़ देगा। ये उस फ्रेंड की तरह है या उस गर्लफ्रेंड की तरह है जो आपका साथ छोड़ देगी अगर आपने इसका साथ नहीं दिया तो। लेकिन ये वो फ्रेंड है जो आपका जिगरी यार है, बचपन से आपके साथ। अगर आपने एक बार भी इसका साथ निभा दिया तो ये हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो इसको एटलीस्ट 2 बार आप कर लो सोल्व, तो हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन ये ऐसा है कि आपको बार बार इसका साथ देना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और टिल एग्जाम आपको रिविजन करते रहना पड़ेगा। आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो जो बिगनर बच्चे हैं, आप समझे, जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने ये गलती करी है, लेकिन आप मत करना।
एडवांस मैथ और अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो डेली 2 घंटे एडवांस और 2 घंटे अर्थमेटिक साथ साथ पैरेलल चलना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि पहले मैं अर्थमेटिक खत्म करके रख लेता हूं, वो खत्म करके तो रखा जाता है लेकिन ये फिर कभी नहीं हो पाता, आपका पेपर सर पे आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं स्टेज 1 मैथ की होती है। स्टेज 1, स्टेज 1 में क्या होता है, आप किसी भी टीचर से पढ़ें। शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बताया था लेकिन शॉर्ट्स में मैंने बहुत कम चीजों में बताया था, यहां मैं डिटेल में समझाने वाला। किसी भी टीचर से पढ़ें और खुद के नोट्स बनाएं। ये खुद लिख देता हूं मैं वर्ड, खुद के नोट्स बनाने, हैंड रिटन। ठीक है, हमारे टाइम में भाई जब मैं था या हम पढ़ते थे तो हम खुद के क्वेश्चन भी लिखते थे। क्वेश्चन लिखने से क्या होता है, आपके माइंड में चीजें रिटेन रहती हैं, आपके पास जो आप बार बार एक ही क्वेश्चन लिखते हो उसका सॉल्यूशन लिखते हैं, आपका माइंड को पता चलता है कि कैसे चीजों को करना है। ठीक है, तो स्टेज 1 क्या है, टीचर से पढ़े और नोट्स बनाए। अब टीचर कौन होगा, टीचर कोई भी हो सकता है, XYZ। आज के दिन सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन आप उस टीचर को चूज करें जिसका आपको समझ में आता है। सबसे पहले आप डिसाइड करें, 3-4 टीचर्स के डेमो देखें, जैसे राकेश यादव सर हैं, अभिनय सर हैं, या हमारे 5000 MCQ बैच का भी आप डेमो देख सकते हैं। एक बार डेमो देखें, फिर जिसका भी आपको सबसे बेस्ट समझ में आता है आप उसके साथ जुड़ें। क्योंकि देखो, आपको किसी टीचर के साथ 150 से 200 घंटे जुड़ना है। अगर 100, 150, 200 घंटे किसी से पढ़ना है तो एटलीस्ट 10-10, 5-5 घंटे का तो डेमो बनता है। अगर 10-15 मिनट की बात है तो बात अलग है। समझ पा रहे हैं? तो एटलीस्ट परसेंटेज टॉपिक उठा लिया, प्रॉफिट लॉस उठा लिया, 2-2, 3-3 टीचर से डेमो ले लिया। फायदा क्या होगा, एक तो वो आपका टॉपिक बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा क्योंकि आपने 3 टीचर से पढ़ लिया। दूसरा, बेसिक टॉपिक है, पूरे अर्थमेटिक में काम आएगा। तीसरा फायदा क्या है, आपको टीचर का पता चल गया कि मेरे को किस टीचर से पढ़ना है। देखो, टीचर कोई भी बेकार नहीं है। आपको हो सकता है जलेबी अच्छी लगती हो, लेकिन हो सकता है आपके जो दोस्त है उसको रसमलाई अच्छी लगती हो सकता है आपके एक दोस्त को गाजर पाक अच्छा लगता है तो तीनों ही मिठाई, लेकिन टेस्ट का फर्क है। सबका अपना टेस्ट होता है, हर टीचर का अपना पढ़ाने का अंदाज होता है, हर बच्चे का अपना पढ़ने का अंदाज होता है। कॉमेडी मूवी किसी को पसंद हो सकती है, किसी को हॉलीवुड मूवी पसंद हो सकती है, किसी को टॉलीवुड हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई मूवी खराब है। सभी अच्छी है लेकिन सबका अपना अपना टेस्ट है, सेम है। तो आप एक डेमो जरूर लें, किसी के कहने पे ना जाएं। पहली गलती मैं आपको गिना रहा हूं, आप डेमो जरूर लें, 2-3 टीचर्स के डेमो लें, उसके बाद आप एक टीचर चूज करें मैथ के लिए, फिर अपने खुद के नोट्स बनाएं। अगर आप ये खुद के नोट्स नहीं बनाओगे और डायरेक्ट पढ़ने पे चले जाओगे, कितना मर्जी आपका मैथ बढ़िया हो, आप 35-40 पे जाके रुक जाओगे और वहां से जो 10 नंबर का लूप होल है वो खत्म नहीं हो पाएगा। और इसकी प्रोसेस भी बता देता हूं, स्टेज 1 मात्र 3 महीने की प्रोसेस है, मात्र। ठीक है, 3 महीने का मतलब क्या होता है, 3 महीने का मतलब होता है 90 दिन। और 90 दिन में अगर डेली आप 4 घंटे मैथ पढ़ते हो तो 360 घंटे हो गए। 360 में से 2-4 छुट्टी भी मान लूं तो 350 या आप मान लो 340 घंटे आपके मैथ के हो गए। मुझे नहीं लगता कि 340 से आपको ज्यादा घंटे स्टेज 1 के लिए चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ये जो स्टेज है ये पहले के बाद दूसरी, जैसे नासा जब रॉकेट भेजती है तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 होता है ना उनका रॉकेट का। तो ऐसा नहीं है ना कि स्टेज 3 को अगर हटा दिया या स्टेज 3 थोड़ी देर बाद हो जाएगी, एक सिस्टमेटिक तरीके से है। तो सेम चीजें यहां पे भी है मैथ में। आप क्या गलती करते हो, स्टेज 1 के बाद जो स्टेज 2 में है बहुत ज्यादा गैप दे देते हो बच्चे। लगातार आपको पढ़ना है, लगातार चीजों को आपको करना है। स्टेज 2 आपकी क्या है, स्टेज 2 है मैथ का रिवीजन। एक एक डाउट क्लियर करके जाऊंगा, एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा मैथ का। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। हमारी सारी वीडियो आपके डाउट्स ओरिएंटेड रहती हैं। बच्चे का मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि सर ये सारी डाउट्स है, वीडियो बना देते हैं हम, सीधी बात ये है। अब आ जाते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है आपको, नोट्स रिवाइज। अब ये रिवीजन कैसे होगा, अब ये समझ लो। नोट्स रिवीजन करने का जो प्रोसेस है वो मात्र 1.5 से 2 महीने का होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर नोट्स। ठीक है, दूसरी चीज एक समझो, कोई भी टीचर सफिशिएंट नहीं होता, कोई भी टीचर 100% कवर नहीं करवा सकता। अगर आप ये मान के चलो कि टीचर ही 200% कवर करा देगा तो आप गलत डायरेक्शन में बचे। टीचर आपको चलना सिखा सकता है, दौड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
कितना ही बढ़िया टीचर क्यों ना हो, अगर आप खुद से दौड़ने की मेहनत नहीं करेंगे तो स्टेमिना आपका बिल्डअप नहीं होगा। अगर टीचर सब कुछ सिखाने पे चला गया तो वो टीचर का स्टेमिना बन रहा है, वो आपका नहीं बन रहा। जब तक आपकी कलम नहीं चलेगी, जब तक आपके हाथ से क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, मैथ आपका निकलने वाला नहीं है। ठीक है, स्टेज 2 आपको नोट्स रिवाइज करना है। अब रिवीजन कैसे करना है, जैसे आपने पहली बार पढ़ते हुए नोट्स बनाए थे, जैसे आपने एक एक चीज लिखी थी, एक स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो अर्थमेटिक मैथ क्यों ना हो, चाहे एडवांस क्यों ना हो, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको लिख लिख के नोट्स को रिवाइज करना है। अगर मैं मेरे नोट्स को रिवाइज करूंगा, एक सेकेंड प्लीज, मैं मेरे नोट्स को रिवाइज करूंगा, उन नोट्स में 10% इज इक्वल टू 1/10 है, और 20% इज इक्वल टू 1/5 है, और 30% इज इक्वल टू 3/10 है, तो मैं हर बार ये सारी चीजें लिखूंगा। मैं कोई भी चीज में मिस नहीं करूंगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, कितना भी बेसिक क्यों ना हो, मुझे कितना कुछ क्यों ना आता हो, लेकिन मैं बेसिक को हमेशा लिख के चलता हूं, ये चीज समझिए। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेज 3 पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे गलती करते हैं। स्टेज 3 है किसी भी बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक से। इस बुक का नाम मैं आपको बता देता हूं, 9700 प्लस। अगर आप HCM, AWTPO, CPO आपका टारगेट है तो 9700 प्लस बेस्ट बुक है राकेश यादव सर की। ठीक है, लेकिन अगर आपका टारगेट है, पिनेकल भी बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट, पिनेकल। ठीक है, ये दोनों बुक हैं, तो आप ये दोनों बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किरण पे जाना चाहते हैं तो किरण के अर्थमेटिक मैथ के सॉल्यूशंस मत देखना, वो अर्थमेटिक मैथ के सॉल्यूशंस आपको ले डूबेंगे। भाई टाइम की शॉर्टेज है, पेपर में 60 मिनट ही मिलते हैं, आपको ये चीज समझो। ठीक है, तो ये स्टेज 3 हो गया। इसमें आपको क्या करना है, किसी बुक से प्रैक्टिस करनी है और नोट्स को रिवाइज करना है दूसरी बार। नोट्स रिवीजन दूसरी बार होगा और बुक पहली बार होगी। अब गलती कहां करते हैं वो समझ लो। बुक आप रिवाइज करने पे चले गए, लेकिन आप बुक में कोई मार्किंग नहीं करते कि ये क्वेश्चन मेरा इजीली ही सोल्व हो गया था, इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लगा था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, इसका सॉल्यूशन देखना पड़ा। क्वेश्चन को 3-4 कैटेगरी में अपने हिसाब से बांट लो और आपको मार्किंग करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन हार्ड है, इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन देखना पड़ा था। ऐसे करके आप मार्किंग कर लो, ताकि जब सेकंड रिवीजन आप कर रहे होगे तब आपको दिक्कत ना आए। और सेकंड रिवीजन में जो बहुत इजी क्वेश्चन थे उन पे आप 1 मिनट भी वेस्ट ना करो। जिनमें आप फंसे थे क्वेश्चंस में या जिन क्वेश्चन में टाइम लगा था उनको ही आप करो। सेकंड रिवीजन जब बुक का होगा, और एक चीज समझो, गगन प्रताप सर से पढ़ते हैं, अभिनय सर से पढ़ते हैं, उनके नोट्स लेंदी होते हैं, नो डाउट। और बच्चे सोचते हैं यार इतने लेंदी नोट्स है, इतने विशाल नोट्स हैं, क्या अब क्या करने की जरूरत है। बुक नहीं करोगे तो मार खाओगे। जो रियल कनेक्शन बनता है, जो रियल आपके दिमाग में न्यूरॉन्स बनते हैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अप्रोच बनती है, एक राइट वर्ड कहूं तो, किसी भी नए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो जब आप बुक लगाते हैं तभी बनती है। स्टेज 4 आपकी रहने वाली है, उस बुक का रिवीजन करें। बुक के रिवीजन के टाइम जो आपके पहली बार में बहुत इजी क्वेश्चन हो गए थे उनको ना देखें, और जो क्वेश्चन सेकंड रिवीजन के टाइम भी बुक में अगर आपको फंस रहे हैं या टाइम ज्यादा लग रहा है या सोल्व नहीं हो पा रहे, उन क्वेश्चन को वहीं पे 3-3 बार सोल्व करें। समझ पा रहे हैं? अब आ जाते हैं बुक की तरफ कि बुक को कैसे करना है। ठीक है, अब हो सकता है आपकी बुक हो 9700 प्लस, या हो सकता है आपकी बुक में 12,000 क्वेश्चन हो, या हो सकता है आपकी बुक में 6,000 क्वेश्चन हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास टाइम इतना है कि आप सिर्फ 3,000 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो है ओड इवन मेथड। ओड इवन मेथड क्या कहता है बच्चे, कि ना सिर्फ पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 11वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां ऐसे करके सारे क्वेश्चंस कर लो। ओड क्वेश्चन कर लो आप बुक में किसी भी चैप्टर के, तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है और 100% आउटपुट के साथ होता है। एक चीज ध्यान रखना, बीच में जो इवन क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे नजर जरूर डाल लेना कि कोई बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन हो तो उसको भी सोल्व कर लेना। तो इससे क्या होगा, आपका आधे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर बुक में 12,000 है तो आपको 6,000 ही सोल्व करने पड़ेंगे, लेकिन आउटपुट एफिशिएंसी 100% आएगी। सेकेंड चीज जो आपके पास है, सेकेंड मेथड जो आप कर सकते हैं वो है कैलकुलेशन स्टार्ट करें। कैलकुलेशन आप क्या करते हैं, बुक से क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं लेकिन कैलकुलेशन पे काम नहीं करते। कैलकुलेशन सीट आप पहले दिन से करें जिस दिन से आप मैथ पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन सीट हमने भी डलवा दी है। मेंटर 365 ऑफिशियल टेलीग्राम पे भी आपको कैलकुलेशन सीट मिलेगी। डेली की एक कैलकुलेशन सीट डलती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां मर्जी आप देखोगे आपको हर जगह हमारी कैलकुलेशन सीट्स मिलेंगी।
इस पे कम्युनिटी टैब में मैं यूट्यूब पे भी डलवाता हूं, तो जहां से आप देखना चाहो करो। डेली आधा घंटा कैलकुलेशन को देना है। आप एक चीज समझो, आप जूडे कराटे लड़ने जा रहे हो, आप दूसरे कंपटीटर से लड़ने जा रहे हो, लेकिन आपकी हाथ की हड्डी मजबूत नहीं है। अगर आप उसको मारोगे, आप ईंट को तोड़ना चाहोगे जूडो कराटे में, तो आपकी हड्डी टूटेगी पहले, वो ईंट नहीं टूटेगी। अगर आपको वाकई में वो ईंट तोड़नी है तो कराटे, आपको कितने जूडे कराटे आते क्यों ना हो, लेकिन आपकी हड्डी भी मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो मजबूती आएगी ये कैलकुलेशन सीट से आएगी। डेली इस पे आधा घंटा काम करना शुरू करें। इन चीजों को आपको कोई नहीं बताता, आप कभी नहीं करते। आप अपने अंदर झांक के देखिए, कितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं जो वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करें कि डेली आप अपने आपको 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए पढ़ते हुए, आप डेली कैलकुलेशन सीट करते हैं आधा घंटा? नहीं करते, ना टीचर्स बताते। भाई देखो, कमजोरी मुझे पता है, मैं एज ए स्टूडेंट रहा हूं, तो जहां कमजोरी है उसको दूर कैसे किया जाता है, और काफी कम से कम 5000 बच्चों के साथ काम कर चुके हैं गाइडेंस बैचेज में, तो एक एक बच्चे की कमजोरियों को दूर किया है। तब पता है कि कैलकुलेशन सीट मस्ट है, जिसकी कितनी भी वीक क्यों ना हो। यार मैं कह रहा हूं, आप कैलकुलेशन सीट शुरू करके देखो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे मैथ में। ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है? तीसरी चीज आपको करनी है कि आप मार्क का हो गया, कंसेप्ट रिलेट करने का एक मेथड होता है। मार्क जरूर करना है, बुक को मार्क जरूर करना है। आप ये समझ लें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे या जिसमें आप फंस रहे हैं उसको मार्किंग जरूर करें। कॉन्सेप्ट रिलेट जरूर करें। मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा लास्ट में, जाना नहीं अभी। मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे 50 की 50 आएंगे आपके नंबर। कॉन्सेप्ट रिलेट का मतलब क्या है? जहां पे भी मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, फाइंड द यूनिट डिजिट, और क्वेश्चन था कोई प्राइम संख्या लिखी हुई थी, तो मैंने क्या करा, तुरंत की तुरंत 1 से लेके 100 तक की सारी प्राइम संख्या लिख दी, 1 से लेके 50 तक की प्राइम लिख दी। कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4 ऐसे करके कोई क्वेश्चन था, तो मैंने तुरंत मन मन में सोचा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। ये इतनी सारी चीजें कैसे आती हैं? क्योंकि जब भी मेरे को पावर दिखती है, मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागती है कि मैं इसके ऊपर काम करूं। जब भी मेरी 3 की पावर दिखती है तो मैं एक बार मन मन में सोचता हूं 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ऐसे करके मेरे मन में जिज्ञासा जागती है। वो उस पर काम करने चलेंगे, तब होंगे कॉन्सेप्ट रिलेट होना। जैसे आप जीके पढ़ते हैं तो आप करते हैं ना, इतिहास में आपका एक युद्ध आ गया तो आप पीछे के सारे युद्ध बता देते हैं। पॉलिटी में कोई एक आर्टिकल आ गया सिटीजनशिप पे, तो आप सारे सिटीजनशिप को रिवाइज करते हैं। जो आपका कोई एक मौलिक अधिकार का आर्टिकल आ गया तो उससे रिलेटेड आप सब कुछ रिवाइज करते हैं। तब आपके कंसेप्ट न्यूरॉन जुड़ना स्टार्ट होते हैं। ऐसा ही आप कंसेप्ट रिलेट करके यहां पे चलें। मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री की सारी टेबल्स आपने एक बार रिवाइज कर ली जो आपको वीक लगती, बार 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 करना पड़ेगा। कोई क्यूब का क्वेश्चन आ गया तो 1 से लेके 15 तक के सारे क्यूब एक बार में पढ़ दिए। कोई स्क्वायर का क्वेश्चन आ गया तो एक बार में सारे स्क्वायर कर दिए। ये कैलकुलेशन सीट करने से पहले 10 मिनट एक बार आप रिवाइज करें। ठीक है, प्रॉपर तरीका बता रहा हूं मैं आपको हर चीज का। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद जो पहला टारगेट है वो रखें कि सिलेबस कंप्लीट करने का। एटलीस्ट कहीं से भी पढ़ें, टीचर बार बार ना बदलें, बुक बार बार ना बदलें, एक ही बुक पे स्टिक रहें, एक ही टीचर पे रहें, तो आपके एक नोट्स बनेंगे, एक टीचर रहेगा, बस खत्म। एक बुक रहेगी, खत्म। 2 ही चीजें हैं आपके पास। नोट्स है उसमें मान लो 3,000 क्वेश्चन है, एक बुक है जिसमें 7,000 क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन हो गए। ओड इवन वाला मेथड लगाओगे, 5,000 क्वेश्चन बन गए, आसानी से सोल्व कर लोगे, 6-7 रिवीजन भी कर लोगे। लेकिन बार बार बुक्स बदल, भाई कुछ नहीं है, सारे ही तो प्रीवियस ईयर है यार। 9700 वो भी प्रीवियस ईयर है, पिनेकल भी प्रीवियस ईयर है। डिफरेंस क्या है? जब उसमें भी सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें भी बस लिखने का पैटर्न अलग है, उसमें बाइलिंगुअल डाल दी चीजें, उसमें अलग डाल दी, उसमें सॉल्यूशन अलग तरीके से, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है भाई, अब आ जाओ। सिलेबस आपको टारगेट करना है कि सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है, वरना क्या होगा, एग्जाम सर पे आ जाएगा और आपका एक चीज में परफेक्शन की तरफ ना बढ़े कि परसेंटेज को पहले इतना जबरदस्त कर लूं, 1.5 महीना परसेंटेज पे दे दूं, ज्योमेट्री ऐसी कर दूं 2 महीने ज्योमेट्री को दे दूं, तभी नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन चीजों को मैनेजमेंट करके होगा। दूसरा, मैथ में इतना नहीं खोना है। मैथ को 4 घंटे से ज्यादा दिया मतलब सुसाइड कर लिया, क्योंकि मैथ को ज्यादा दिया इसका मतलब किसी का तो टाइम कम करा आपने। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप ये समझे कि आप दिन में आपके पास 4 रोटी हैं,
अगर उसमें से 2 रोटी किसी और ने खा ली तो 2 रोटी आपके लिए बची ना, कम होगी आपके लिए ना एनर्जी। सेम चीज है मैथ में, आपके पास दिन में 10 घंटे होते हैं, आपने अगर मैथ का टाइम 4 से बढ़ा के 6 कर दिया तो 2 घंटे कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज होंगे, या तो जीएस से होंगे, या वो रीजनिंग से होंगे, या करंट अफेयर से होंगे, या स्टैटिक जीके से होंगे, या इंग्लिश से होंगे, या वोकैब से होंगे, या ग्रामर से होंगे। किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज हुए तो उसके नंबर घटेंगे और यहां इतनी आउटपुट नहीं देंगे। कंटिन्यूटी से 4 घंटे अगर आप करोगे बेस्ट है, चाहे आप कितनी भी वीक क्यों ना हो, चाहे आपके आज 0 नंबर आते हैं, आपका डर खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन पे काम करके देखें आप। ठीक है बच्चे, अब आ जाते हैं जो असली रामबाण है। चारों स्टेज मैंने बता दी, हो सकता है देखो हर स्टेज के बाद बता देता हूं आपको। स्टेज 1 साफ साफ देख लेना, स्टेज 1 पूरी करते ही 15 नंबर आने लग जाएंगे 50 में से। स्टेज 1 पूरी करते ही, स्टेज 2 पूरी करते ही 25 नंबर तक पहुंच जाओगे। हो सकता है कोई 35 पे भी पहुंच जाए, लेकिन जो 35 पे पहुंचेगा वो मार खाएगा और कॉन्फिडेंस में वो स्टेज 3 की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आपको जाना है यहां, अगर आप यहां फंसे हुए हो 15 नंबर पे, इसका मतलब क्या है, या तो आपने किसी टीचर से ही नहीं पढ़ा, आप डायरेक्ट कर रहे हो बुक से और नहीं हो पा रहा, या फिर टीचर से पढ़ लिया, सिर्फ उसके नोट्स पे निर्भर हो। स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 3 का मतलब क्या है, यहां पे आपके नंबर आने लगेंगे 30 से 35, और स्टेज 4 पे आपके नंबर आने लग जाएंगे 35 प्लस। इसके बाद 50 पे कैसे जाना है वो बूस्ट करने के लिए मैंने आपको चीजें बता दी, प्लस एक चीज और बता देता हूं, मॉक टेस्ट एनालिसिस। वो चीज करना सीख जाओगे तो 50 पे पहुंचना सीख जाओगे। समझ लो अब मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस क्या है यार, भाई हमें पता है हमारी ये टांग कमजोर है, या हमें पता है हमारा ये हाथ, ये बाजू हमारी कमजोर है, तो हम क्या करेंगे, इससे डंबल्स मारना शुरू करेंगे, इससे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इस हाथ से डंबल नहीं मारेंगे। जो भी बच्चे जिम जाते हैं दोनों ही हाथों से प्रैक्टिस करते हो, लेकिन एक बाजू थोड़ी वीक होती है दूसरे कंपेरिजन में। सेम चीज है, मॉक आपको क्या बताएगा बार बार कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, आपको उन पे काम करना है पहले सिलेबस करके। दूसरा, आपके मन में एक डाउट है कि मॉक टेस्ट लगाने ना मैं बाद में स्टार्ट करूंगा जब मेरा सारा सिलेबस एक बार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है, मॉक टेस्ट आप वीक में एक जरूर लगाएं। चाहिए आज से ही तैयारी कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें। रीजन क्या है समझो, क्योंकि देखो आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपको पता चला आपके दिमाग को कि यार सिर्फ मेरे 20 नंबर आए हैं, अभी मेरे कितने पानी में हूं। मॉक टेस्ट आपको यह नहीं बताता कि आपके कितने नंबर आएंगे, आपका सिलेक्शन कितने पे होगा। मॉक टेस्ट आपको यह बताता है कि आपका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आप कितनी दूर हो अपनी मंजिल से। जो किलोमीटर के पत्थर लगे हुए होते हैं, दिल्ली 130 किलोमीटर, दिल्ली 120 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, वो ये नहीं बताते कि आप दिल्ली नहीं पहुंचोगे, वो बताते हैं आप दिल्ली तो पहुंचोगे लेकिन 110 किलोमीटर के बाद पहुंचोगे। सेम मॉक टेस्ट में अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट कह रहे हैं आप पहुंचो दोगे अपनी मंजिल पे, लेकिन 120 नंबर के बाद। अब दिल्ली मान लो 600 किलोमीटर दूर है, आप सोच रहे हो मैं 6 घंटे में पहुंच जाऊं, या आप सोच रहे हो मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊं, तो है नहीं इस चीज का सॉल्यूशन। समझो इस बात को, आपको बार बार आपको करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को नहीं मरने देना है। आपको एक चीज पे ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट सिर्फ मेरी कमियां बता रहे हैं, मुझे उन कमियों पे काम करना है और उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, और आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड रुकिए प्लीज। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपको करना है वो है मॉक लगाना है आपको मेंस का। जब आपके प्री के मॉक में 35 प्लस नंबर आने लग जाएं, तब आपको मेंस का मॉक लगाना है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। एक सेकंड प्लीज। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। चैप्टर वाइज से, टॉपिक वाइज से कोई भला नहीं होता, पूरा मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, क्या आकलन कर रहे हो आप खुद का? आपने एवरेज पढ़ा, उसी का एवरेज का आप मॉक लगा रहे हो, उसमें 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो डिमोटिवेट हो रहे हो। कुछ आकलन नहीं हो रहा, नथिंग, जीरो। इससे बढ़िया एक बार एवरेज पूरी बुक दोबारा लगा लो। अब आपको प्री में जब 35 प्लस आने लगे तो मेंस के मॉक लगाएं। मेंस के मॉक आपके मान लो 110 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, तो वो आपको रियलिटी बता रहे हैं सिचुएशन की। ये आपको समझा रहे हैं कि अभी आप कितना दूर हो, ये सिचुएशन की रियलिटी बता रहे हैं, वक्त की नजाकत को समझा रहे हैं। क्योंकि यहां आपको ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन मिले, हो सकता है आपकी गलती से सही हो गए, गलत हो गए, लेकिन यहां आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। यहां ट्रिग्नोमेट्री के 1 क्वेश्चन मिला, हो सकता है कभी सही हो गया, कभी गलत हो गया, लेकिन यहां आपको ट्रिग्नोमेट्री के 12-13 क्वेश्चन मिलेंगे। और जब आप 12-13 क्वेश्चन लगाओगे तब आपको वाकई में पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री मेरी वीक है, स्ट्रॉन्ग है।
तो जब आप प्री में 35 प्लस पे चले जाते हो तो मेंस का मॉक बीच में 15 दिन में एक बार जरूर लगाएं, और उसमें जो वीक टॉपिक्स आते हैं, उसके ऊपर काम करें। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को? अब आ जाते हैं मॉक कैसे लगानी है। मॉक में क्या है, पहली बार में मॉक में पूरे में गो थ्रू हो जाओ, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन में। अगर आपके 10 नंबर से कम आते हैं तो इस 50 के 50 में से गो थ्रू हो जाओ और अपने पेज पे नंबरिंग लिख लो कि मेरे को ये सिर्फ ये 6 क्वेश्चन सही करने हैं बस। मान लो आपको ये सिर्फ 6 क्वेश्चन सही करने हैं। 6 क्वेश्चन सही करने का मतलब भी 12 नंबर हो गया। अगर सीपीओ की बात करते हैं तो आप पहली बार में देख लो कि 10 क्वेश्चन सही करने हैं। 10 क्वेश्चन सही करने का मतलब भी 10 नंबर हो गया। अगर 50 में से आपके 10 से कम नंबर आते हैं तो आप क्या करो, एक पेज पे, बल्कि मैं कहूंगा आपके 50 में से 25 से कम नंबर आते हैं तो आप सोल्व करते चले, जो सोल्व हो जाता है ठीक है, वरना आप एक पेज पे लिखते हुए चले कि मैं ये सोल्व कर सकता हूं। फिर 1 मिनट में आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से 15 क्वेश्चन पे आपको टाइम लगाना है, फिर उन क्वेश्चन पे टाइम लगाएं। आपके 15 तो सही होंगे, 30 नंबर पे तो आप पहुंचे, 1 मिनट में डिसाइड हो जाएगा। दूसरा, जिस भाई के 25 नंबर से ऊपर आते हैं उसको क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखा या तो उसको अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट कर दिया, फुली श्योर है ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या अटेम्प्ट करके मार्क कर दिया कि भाई हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लास्ट में अगर टाइम बचता तो चेक करेंगे, या कर दिया लेफ्ट, या लेफ्ट करके मार्क कर दिया। इस चीज को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है मैथ में, वरना आप क्या करोगे, क्वेश्चन एक बार आगे जा रहे हैं एक बार पीछे जा रहे हैं। क्योंकि एचसीएम, एडब्ल्यू, टीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल टाइम पूरा मिलेगा आपको, लेकिन दिक्कत यहां आएगी कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने ये कर दिया, आपने अटेम्प्ट कर दिया, आपको पता है क्वेश्चन मेरा श्योर है तो श्योर है। दूसरा, जिस क्वेश्चन में 40 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर ना जाए, उसको वहीं छोड़ दें, आप उसको मार्क करके चले, मार्क करके चले। जिस क्वेश्चन को आपको देख के लग रहा है 40 सेकंड तो लगेंगे प्लस आपको ठीक हो जाएगा तो उसको मार्क कर दो, उसको मत करो। जिसको देख के लग रहा है होगा ही नहीं उसको लेफ्ट कर दो। जिसको देख के लग रहा है 2.5-3 मिनट में जाके होगा उसको भी लेफ्ट कर दो, कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है। जिसमें डाउट है उसको अटेम्प्ट एंड मार्क कर दो। पहली बार में आप अटेम्प्ट करते हुए चले गए, आपके 15 आपने अटेम्प्ट कर दिए फटाफट फटाफट। 40 सेकंड का मतलब है 40 सेकंड, मतलब 6 से 7 मिनट में आपने ये 15 क्वेश्चन कर लिए। अब सीपीओ में आपके पास 60 मिनट बच जाती है मैथ के लिए, 60 मिनट बचानी पड़ेंगी। देखो सीधी बात ये है, हम सीजीएल का मॉक देते हैं तो 18 मिनट हमारा रीजनिंग का टारगेट होता है। सीपीओ में आप उसके 36 मिनट कर सकते हैं, और सीपीओ की रीजनिंग बढ़िया आती है, आपके नंबर 43-44 पे रह जाते हैं। उसकी ये एक वीडियो बनाऊंगा कैसे 50 लेने हैं, ठीक है। प्री में मेरे 156 प्लस मार्क्स थे। जीएस में थोड़े सी मैं मटरगस्ती कर गया, करंट अफेयर वगैरह नहीं पढ़ के गया तो वहां पे मार्क आ गया, वरना आप ये समझो कि बढ़िया स्कोर और भी हो सकता था। सीपीओ में 156 ठीक ठाक स्कोर होता है आई थिंक, है ना। तो आप ये समझो अटेम्प्ट किया आपने तो आपको 100% की तरफ जाना है। जैसे मैथ रीजनिंग में मैं 100% की तरफ गया, ठीक है, लेकिन जीएस में ज्यादा कम नंबर रह गए, 8-9 पे रह गए। क्यों रह गया 9-10 पे? क्योंकि जॉब ऑलरेडी पता था कि हाँ यार दिल्ली इसमें काफी जगह हो ही रखा है सिलेक्शन, ठीक है। आप एक पैशन के लिए एग्जाम देने जा रहे थे कि आप रैंक निकल जाए, रैंक निकली 79 आई, बट रैंक 1 की जो चाहत थी वो मन में अभी भी बाकी है ना। लेकिन अब देखो, अटेम्प्ट करा आपने, 15 क्वेश्चन कर दिए, अपने 6-7 मिनट ले लिए। हम टाइम की बात कर रहे थे, सॉरी, टाइम आपको 36 मिनट में रीजनिंग करनी है, ठीक है। इंग्लिश आपको 7 मिनट में करते हैं, वहां 14 से 15 मिनट में करनी है। जीएस हम 3 से 4 मिनट में करते हैं सीजीएल में, वहां आपको 7 से 8 मिनट में करनी है। तो आपको 60 मिनट लगभग आपको बचानी है मैथ के लिए। तो आपने लगभग यहाँ पे 15 क्वेश्चन, अगर आप 40 सेकंड के हिसाब से 15 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो 40 सेकंड में हो जाते हैं, वो अगर कर लिए तो आप ये समझो कि 6 से 7 मिनट में होगी चीजें, ठीक है। 6-7 मिनट में अगर यहां हो गए तो आपके पास टाइम बच गया 50 मिनट का। अब आपके पास 3 कैटेगरी आ गई, अटेम्प्ट एंड मार्क की, लेफ्ट की और मार्क की। अब आपको इन दोनों पे काम करना है। हो सकता है यहां 15 क्वेश्चन हो, बचे कितने, सिर्फ 20 क्वेश्चन, 50 मिनट आपके पास बचेगी। आप इजीली कर ले जाओगे, 20 के 20 भी सोल्व कर ले जाओगे, मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस से। बशर्ते इस चीज पे मॉक टेस्ट करते वक्त काम करो कि अटेम्प्ट कैसे करना है, मार्क कैसे करना है और लेफ्ट कैसे करना है। दिमाग को समझाओ, लिख के रखो पेज पे कि मेरे को आज अटेम्प्ट मार्क करना है। नंबर 5 दिन कम आए, लेकिन इस पे काम करना शुरू करो कि माइंड देखते ही उस क्वेश्चन को या तो अटेम्प्ट करे, या अटेम्प्ट करके मार्क करे, या लेफ्ट करे, या मार्क करे। 4 काम करे या आगे बढ़े, सीधी बात ये है। समझ पा रहे? तो इस चीज पे आपको काम करना है तो आपको मैथ पूरा हो जाएगा।
स्टेज बाय स्टेज आपको चलना है। पहली स्टेज आपको पहले टीचर से पढ़ के नोट्स बनाने हैं, दूसरा उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करते वक्त स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करना है। स्टेप 3 नोट्स को रिवाइज करके बुक से करना है। स्टेप 4 फिर आप 35-40 पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको ये काम करना है, मेंस के मॉक लगाने हैं। जो टॉपिक वीक है फिर उसको बैठ के आप दोबारा से बुक से लगाओ, नोट्स से लगाओ। वीक टॉपिक है, मान लो आपको ज्योमेट्री बहुत वीक है और आपके नंबर भी नहीं आ रहे, फिर उस नए टीचर की तरफ मत भागो भाई, उन्हीं नोट्स को दोबारा से खंगालो, उसी बुक को दोबारा से। वही बुक पढ़ के एक बच्चा ज्योमेट्री में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करता, तो इसका मतलब उस बुक में कुछ ना कुछ है जो आप मिस कर रहे हैं, तो कंसेप्ट को दोबारा पढ़े। ठीक है भाई। बाकी अगर और समस्या है, मैथ में ज्यादा ही दिक्कत आपको आ रही है, तो आप एक बार 5000 MCQ वाला जो बैच है, 5000 MCQ वाला बैच एक बार डेमो लेके देखना। अगर मैथ का डर आपका खत्म ना हो जाए, मजे नहीं आ जाए, तो आप मुझे बताना। ठीक है बच्चे, बहुत कम फीस में 299 रुपीज में ओनली मैं अभी ये बैच चला रहा हूँ मेंटर 365 एप्लीकेशन में, ओनली 299 में। मैथ और रीजनिंग, मैथ में रीजनिंग में सीरीज कोई भी ढंग से नहीं करवाता, सबसे पहला टॉपिक मैंने सीरीज करवाया इसके अंदर, ताकि बच्चे का डर खत्म हो। आपको जीएस से डर लगता है, आप एक बार करके देखो, पढ़ के देखो, तब आपको क्वालिटी का पता चलेगा। ठीक है बच्चे, तो जुड़े रहें, बढ़िया से अपनी तैयारी करो। 2 महीने आपके पास रह गए हैं, जी जान लगा दो। सीपीओ के लिए अब की बार वर्दी आपको लेनी है, 4300 प्लस भर्तियां आ रही है। ठीक है, और जिसको थोड़ा बहुत हमारा गाइडेंस का सहयोग रहता है, भाई मिठाई के आधा डब्बा भिजवा दिया करो कभी कभी, जिसका भी सिलेक्शन होता रहता है। कमेंट आप जरूर कर देते हो कि सर, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाता है, भाई मिठाई भी कोरियर करवा दिया करो, व्हाट्सएप पे आपको एड्रेस दे देंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत गाइडेंस का अगर हमारी हेल्प रहता है, अगर आपका मैथ इंप्रूव होता है। काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर ना, आपका मेथड अप्लाई करा था मैथ में, पहले बिल्कुल 5-7 नंबर आते थे, अभी 30, 35, 40 पे मैं पहुंच गया हूँ बहुत कम टाइम में, थैंक्स सर, इसमें सिलेक्शन हो गया, उसमें हो गया सर, ये चीज़ करी थी। मिठाई भी थोड़ी थोड़ी आप भिजवाते रहे हमारी टीम के लिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो जुड़े रहें बच्चे, बस एक दिल से दुआ है कि आप अपना सिलेक्शन लो और आगे बढ़ो। आपको इन गाइडेंस वीडियोस की 2 साल बाद जरूरत ना पड़े, 2 साल बाद आप किसी को गाइड कर रहे हो वर्दी पे 2 स्टार लगा के, मेरी बस दिल की यही तमन्ना है। ठीक है, जुड़े रहे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।